हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्कस की थी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हमने बेसिकली स्प्लिटिंग डिस्कस की थी। तो मैंने बताया था कि लिगेंड जब इनफाइनाइट से सेंटर मेटल कैटायन की तरफ आता है तो लिगेंड का जो फील्ड इफेक्ट है, लिगेंड का जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है या नेगेटिव चार्ज है और डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन को हम फील्ड इफेक्ट ऑफ लिगेंड बोलते हैं। और इस फील्ड इफेक्ट ऑफ लिगेंड की वजह से डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं। और ऑक्टाहेड्रल केस में तो T2G लोअर एनर्जी लेवल और EG हायर एनर्जी लेवल में स्प्लिट होता है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड बिटवीन द एक्सेस आते हैं। इस वजह से स्प्लिटिंग में क्या होता है कि EG की तो लोअर एनर्जी हो जाती है और T2G की हायर एनर्जी हो जाती है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्यों हायर हो जाती है? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड है वो ऑन द एक्सिस आ रहे हैं, तो वो dz² और dx² को डायरेक्ट रिपेल करते हैं, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो T2G और EG स्प्लिटिंग हो गई, तो इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है, इन दोनों के बीच के गैप को हम डेल O बोलते हैं। ठीक है, इस डेल O को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से अगर टेट्राहेड्रल होगा तो टेट्राहेड्रल में EG लोअर एनर्जी होगा और T2G हायर होगा। जस्ट इसका उल्टा होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में EG लोअर एनर्जी है और T2G हायर एनर्जी है, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको डेल T बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में क्या है, T2G लोअर है, EG हायर है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G और EG के बीच में जो एनर्जी गैप क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं डेल O, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो डेल O की वैल्यू वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो और सेंटर मेटल कैटायन की नेचर पर, सेंटर मेटल कैटायन के ऑक्सीडेशन स्टेट पर, लिगेंड की स्ट्रेंथ पर, नंबर ऑफ लिगेंड्स पर, शेप पर, कि वो टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है कि ऑक्टाहेड्रल है, ये सब हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम उसको ही आगे आज वाली क्लास के अंदर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या है अभी अपन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिखे हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो स्प्लिटिंग ज्यादा क्रिएट करते हैं। तो यहाँ डेल O यहाँ पर ज्यादा आता है। अभी P को कंफ्यूज मत करो, P को इग्नोर करो, मैं अभी P इसी क्लास में डिस्कस करूंगा। और इसी तरह से जैसे साइनाइड है, आपको मालूम है CO NH3 NO2 इथेन 1,2 डाइएमीन CO कार्बोनिल, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं और ये लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जैसे वीक फील्ड में क्या होता है कि जैसे वाटर हुआ, H2O हुआ, हेलाइड्स हुए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वीकेस्ट लिगेंड है। तो ये जो लिगेंड है, ये जब सेंटर मेटल कैटायन के नियर जाते हैं तो जो स्प्लिटिंग क्रिएट करते हैं वो कम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ जो डेल O की वैल्यू होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो डेल O की वैल्यू ज्यादा होगी और यहाँ पर डेल O की वैल्यू कम होगी। नंबर 1। और अब नंबर 2, पहले एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी P को मत देखो, P के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी इसी क्लास में हो जाएगा। तो मैंने दो एग्जांपल ले लिए। पहले एक तो टाइटेनियम का। तो टाइटेनियम Rn 3d2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। टाइटेनियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो D1 कन्फिगरेशन हो गया। अब टाइटेनियम +3 के जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उनको D1 कॉम्प्लेक्स कहेंगे। टाइटेनियम +3 के जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उसको D1 कॉम्प्लेक्स कहेंगे। D1 कॉम्प्लेक्स का मतलब उसके सेंटर मेटल कैटायन के d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से अगर जैसे क्रोमियम है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d5 4s1। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d5 4s1। अब क्रोमियम +3 में कन्वर्ट किया तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक s में से निकल गए, 2 यहाँ से निकल गए, तो 3 बच गए। तो अगर क्रोमियम +3 कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो उस कॉम्प्लेक्स को D3 कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कॉम्प्लेक्स को इस तरह से नाम दिए, D1 कॉम्प्लेक्स मतलब सेंटर मेटल कैटायन के D में 1 इलेक्ट्रॉन है। D2 कॉम्प्लेक्स मतलब सेंटर मेटल कैटायन के d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। D3 कॉम्प्लेक्स सेंटर मेटल कैटायन के d ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे क्रोमियम +3 के कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, D3 कॉम्प्लेक्स।
D5 कॉम्प्लेक्स मतलब सेंटर मेटल केटाइन के d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। D9 कॉम्प्लेक्स यानी सेंटर मेटल केटाइन के d ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से इन कॉम्प्लेक्स को नेम दिए हुए हैं। तो टाइटेनियम प्लस 3 के D1 कॉम्प्लेक्स, अब ये D1 तो सब जैसे D1 कॉम्प्लेक्स हुआ तो D1 से D10 तक ये कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो D1 से D10 तक के जो ये कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं इनको वापस दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के कॉम्प्लेक्स और वीक फील्ड के कॉम्प्लेक्स। हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग ज्यादा है, वीक फील्ड के में स्प्लिटिंग कम है। तो अब जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया Ti+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D1 है, तो ये D1 कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये Ti+3 जब आइसोलेटेड आयन है, ये Ti+3 जब आइसोलेटेड आयन है तो ये सारे के सारे डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स हैं। इस पर लिगेंड का कोई फील्ड इफेक्ट नहीं है। इस समय लिगेंड इनफाइनाइट पर है, सारे d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। अब जब ये लिगेंड इससे कंबाइन करने के लिए इनफाइनाइट से Ti+3 के पास जाते हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। Cn- के फील्ड इफेक्ट की वजह से यहाँ जो डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स हैं वो T2g और Eg में स्प्लिट हो जाते हैं, और जब ये T2g और Eg में स्प्लिट हो जाते हैं तो T2g की लोअर एनर्जी है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है अब वो यहाँ पर आके सेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले लोअर एनर्जी लेवल में आएगा फिर हायर में आएगा। तो ये Ti+3 का ये है आइसोलेटेड Ti+3 और ये है Ti+3 जब कॉम्प्लेक्स बन गया, ये है Ti+3 जब साइनाइड ने इससे बॉन्डिंग कर ली है। यानी ये कोऑर्डिनेशन, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसको VBT बोल रही थी, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के टाइटेनियम+3 की पोजीशन है, सिचुएशन है। अब उसी तरह से अगर, ठीक है, आई थिंक यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। और अब अगर मैं यही बात यहां पर करूं बेटा, Ti+3 वापस ये Ti+3 डीजेनरेट है और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब Ti+3 का ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये सारे डीजेनरेट है। अब ये वाटर आ रहा है, वाटर वीक फील्ड का लिगेंड है। वाटर क्या है? वीक फील्ड का लिगेंड है। और जब वाटर वीक फील्ड का लिगेंड है तो ये जैसे ही वाटर से कंबाइन करके हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन बनाएगा, ठीक है, तो ये जो Ti+3 है उसके d ऑर्बिटल्स की ये सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन इन दोनों के बीच में स्प्लिटिंग कम है। अब लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन तो यही आने वाला है, भले इन दोनों की एनर्जी कम है लेकिन इन दोनों से भी इनकी अभी कम है। तो ये हो गए हमारे, वो हो गया D1 टाइटेनियम+3 का, ये हो गया टाइटेनियम+3 का D1 कॉम्प्लेक्स, और ये हो गया टाइटेनियम+3 का D1 कॉम्प्लेक्स। ये हुआ स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला, ये हुआ वीक फील्ड वाला। अब इसी तरह से अगर मैं क्रोमियम+3 ले लूं, इसी तरह से अगर मैंने क्या ले लिया, अगर मैंने क्रोमियम+3 ले लिया तो क्रोमियम+3 देखो ये रहा, तो क्रोमियम+3 3d5 4s1, क्रोमियम+3 3d3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3d3 आएगा, यहाँ 3d3 आएगा, यहाँ टाइटेनियम की जगह अपन क्या लिख देते हैं? क्रोमियम लिख देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी टाइटेनियम की जगह क्रोमियम+3 लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा 3d3, यहाँ हो जाएगा 3d3, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर भी होगा ये 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर देखो वही हुआ, क्रोमियम+3 आइसोलेटेड आयन है, अभी लिगेंड आया नहीं है, डीजेनरेट है, लिगेंड आया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसके d ऑर्बिटल इस तरह से स्प्लिट हो गए, T2g लोअर एनर्जी और Eg हायर एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन, अब ये इन dxy dxz dyz यानी T2g सेट के इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है, तो ये तीनों आपस में अभी डीजेनरेट है। पहले ये पांचों आपस में डीजेनरेट थे, अब ये तीनों आपस में डीजेनरेट है, फिर इसकी एनर्जी हायर हो गई, लेकिन अब ये दोनों आपस में डीजेनरेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन तीनों की एनर्जी लोअर है और एनर्जी एक जैसी है, तो फिर हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल लगेगा, क्योंकि डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हंट्स रूल के अकॉर्डिंग भरते हैं। तो पहले मैक्सिमम अनपेड भर दिए 1 1 1, तो 3 ही खत्म हो गए, तो बात यहाँ, कहानी यहाँ खत्म हो गई, स्टोरी इसकी यहाँ खत्म हो गई। ये क्रोमियम+3 का कॉम्प्लेक्स के अंदर d ऑर्बिटल्स की सिचुएशन हो गई, और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे D3 कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रोमियम+3 का, ठीक है। ये D3 कॉम्प्लेक्स हो गया, D3 स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर देखो ये D3 वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स की भी सिचुएशन यही रहेगी, क्योंकि ये वाटर जैसे कंबाइन करेगा,
कम स्प्लिटिंग हुई पर फिर भी तीनों लोअर एनर्जी यहां तक है। अब हम अगर मैं अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, अब इसका थोड़ा लिखने का तरीका चेंज होता है। तो लिखने का तरीका क्या चेंज होता है, अब हम जो ये है इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको ये हो गया T2G और EG, ध्यान देना T2G और EG। तो यहां पर T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3, तो यहां लिखेंगे हम 3 इलेक्ट्रॉन, और EG में कितने हैं, 0, तो EG में 0 है, ठीक है। तो यहां पर ये सिचुएशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसमें ये तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया बेटा, जिसमें ये EG T2G3, ये रहा T2G3, EG 0, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये इसके लिए लिखूंगा मैं, इस स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए लिखूंगा, ठीक है। और अब यहां पर इस केस के लिए क्या हो जाएगा, इसमें भी T2G3 है और EG 0 है, ध्यान देना। और ये वाली चीज हो गई बेटा, ये T2G3, ये रहा T2G3, ये EG 0। तो इस तरह से लिखते हैं। अब ध्यान दो, अब अगला कंसेप्ट स्टार्ट करता हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट है। अब P क्या है, P है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, जब एक ऑर्बिटल में ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये जैसे एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, अब दूसरा, इसमें अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब इसमें जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कौन सा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो पेयरिंग तो हो जाएगी, लेकिन पेयरिंग करने के लिए हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। रीजन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों को मैग्नेटिक फील्ड तो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन चार्ज रिपेल करते हैं। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए पहले हमको इलेक्ट्रॉन को एक तरह से धक्का देना पड़ता है। जैसे कोई चीज पहाड़ पे बड़ी है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, वहां खड़ी है, अगर हम थोड़ा सा भी उसको धक्का दे देंगे तो फिर तो वो लुढ़कता हुआ अपने आप नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से एक बार इलेक्ट्रॉन को जब किसी ऑर्बिटल में हम सेकंड इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो डालते समय थोड़ा सा एक एनर्जी देना पड़ता है। उसके बाद तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से अंदर सेट हो जाते हैं। पर एक बार किसी भी ऑर्बिटल में जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो जो थोड़ी सी एनर्जी दी, जो भी एनर्जी दी, उसको हम बोलते हैं एनर्जी, कौन सी, पेयरिंग एनर्जी। यानी एक ऑर्बिटल में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालते हैं, एक ऑर्बिटल में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल के पेयरिंग करते हैं, तो पेयरिंग करने के लिए जो एनर्जी दी उसको पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। अब यहां पर क्या है, अगर ये जो पेयरिंग एनर्जी दी जा रही है, एक ऑर्बिटल में, वो तो फिक्स है, वो तो हमेशा ही फिक्स है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन जाने के लिए एनर्जी है, चाहे वो कोई सा भी ऑर्बिटल हो। तो पेयरिंग एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी सारे तरह के ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। अब अगर ये जो पेयरिंग एनर्जी हम दे रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा स्प्लिटिंग हुई है, यानी डेल ओ की वैल्यू, ये वाला जो गैप है, डेल ओ की जो वैल्यू है वो अगर ज्यादा बड़ी है पेयरिंग एनर्जी से, जैसे डेल ओ की वैल्यू सपोज करो 10, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू, एक अजम्पशन ले रहा हूं, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू सपोज करो 10 है, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू यहां पर भी 10 रहेगी, यहां पर भी 10 रहेगी, लेकिन यहां पर अगर डेल ओ की वैल्यू तो है 15, डेल ओ की वैल्यू 15 है और P की वैल्यू 10 है, तो हम बोलेंगे डेल ओ ज्यादा है P से, ठीक है। तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है। तो जब ये जो गैप है, अगर ये गैप, जो मैंने P की वैल्यू 10 बोली है, तो अगर ये गैप 10 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और अगर यहां पर डेल ओ डैश की वैल्यू जो है, डेल ओ डैश की वैल्यू 8 है, 6 है, 7 है, और P की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो हम बोलेंगे वीक फील्ड का लिगेंड है। समझ में आई मेरी बात? जस्ट 8 और 15 अजम्पशन लिया आपको समझाने के लिए। यानी ये जो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है,
वो कम है किससे? पेयरिंग एनर्जी से। जैसे मैंने अजम्पशन ले लिया कि सपोज करो पेयरिंग एनर्जी 10 है और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो 10 से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड। और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू 10 है और इन दोनों के बीच में T2G और EG के बीच में जो एनर्जी गैप है वो 10 से कम है, तो हम बोलेंगे वीक फील्ड का लिगेंड है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की लिमिटेशन या एक पॉइंट डिसाइड कर दिया उसने कि है ना, हम कब, कहने का मतलब ये कि हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम कब बोलेंगे कि ये वीक फील्ड का लिगेंड है और हम कब और किस कंडीशन में बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है, इसको कैसे डिसाइड करें। तो इसको डिसाइड करने के लिए उसने एक क्राइटेरिया बनाया, कॉन्सेप्ट दिया कि अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू से ये स्प्लिटिंग ज्यादा है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड बोलो, और अगर पेयरिंग एनर्जी से ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये गैप कम है, किससे गैप कम है? पेयरिंग एनर्जी से। यानी पेयरिंग एनर्जी तो 10 है, ये 8 है, यानी ये गैप कम है, तो हम बोलेंगे वीक लिगेंड है। तो सबसे ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि पेयरिंग एनर्जी को उसने क्राइटेरिया बनाया और उस क्राइटेरिया के बेस पर इसने स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड को एक्सप्लेन किया। अब इसका मैं एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं जैसे क्रोमियम +2 ले लेते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं, चलो ये क्रोमियम +2 कर देते हैं। अब मैं क्रोमियम +2 करूंगा तो ये 3D4 हो जाएगा। अब मैं क्रोमियम +2 करूंगा तो ये क्रोमियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D4 हो जाएगा। यानी क्रोमियम +2 के कॉम्प्लेक्स को D4 कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। D4 कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है समझना। अब मैं अगर यहाँ क्रोमियम +2 लूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? D4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं क्रोमियम +2 लूंगा तो यहाँ पर भी D4 आ जाएगा, और यहाँ, क्योंकि यहां से थोड़ी सी सिचुएशन बदलेगी, नई चीज दिखेगी अब आपको। अब क्या हो गया? अब हुआ ये कि T2G और EG में अब हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, ठीक है। अब यहां पर तो क्या हुआ? ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, इस स्प्लिटिंग, ओके। अब एक मिनट, वापस वही क्रोमियम +3 डी जनरेट है, अभी लिगेंड ने इंटरेक्ट नहीं किया, जैसे ही लिगेंड इंटरेक्ट करेगा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस क्रोमियम का डी ऑर्बिटल T2G और EG में स्प्लिट हो गया। इस क्रोमियम अब T2G और EG में जैसे स्प्लिट हो गया, ये लोअर एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने? 1 2 3 4, ध्यान से देखना, 1 2 3। अब एक इलेक्ट्रॉन और रखना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां रखेंगे? नहीं रखेंगे बेटा यहां पर। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये लोअर एनर्जी है, और दूसरा यहां पर जो पेयरिंग के लिए जो एनर्जी देनी है वो तो 10 ही देनी है। पेयरिंग के लिए एनर्जी तो मुझे कितनी देनी है? खर्चा 10 करना है, और अगर मेरे को ऊपर जाना है तो खर्चा 15 करना है। यानी इलेक्ट्रॉन को यहां बिठाना है, तो यहां बिठाना है मतलब यहां पर एनर्जी ज्यादा है, इन दोनों के बीच में एनर्जी ज्यादा है। तो आप तो खाली ये याद रखो, मैं ज्यादा कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूं आपको। जब डेल ओ की वैल्यू ज्यादा हो तब उस केस में इसकी एनर्जी ज्यादा कम हो चुकी है, ठीक है, इसकी एनर्जी ज्यादा कम हो चुकी है, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो इसीलिए पहले T2G फिल करेंगे, तो ये हो जाएगा। तो 1 2 3 अब पेयरिंग हो जाएगा, सिंपल। अब इसका जो हो जाएगा, अच्छा यहां पर चार्ज चेंज हो जाएगा, -4, और यहां पर सॉरी +2 है ना, तो +2 तो -4 सही है, और यहां पर हो जाएगा +2, ठीक है। ये -4 हो जाएगा, वो +2 हो जाएगा। हाँ, अगर तो अब ध्यान दो बेटा, तो ये क्रोमियम साइनाइड है, और साइनाइड का क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा बेटा, क्योंकि +2 -6 -4। अगर पहले गलत लिखा था तो उसको सही कर देना, आप कंसेप्ट पे फोकस करो। अब देखो, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3D4 EG0, 3D4 सॉरी T2G4 EG0, ठीक है। और यहां पर जो क्रोमियम +2 है, अब यहां पर देखो, यहां पर और सिचुएशन अब बदलेगी। तो यहां पर तो हो गया, अब यहां हो गए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिज्म यहां पर भी है अभी भी, ठीक है। अब यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब है ना
देखो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन भरते हैं और यहां पर भर रहे हैं, तो कहां एनर्जी कम देनी पड़ेगी? यहां पर, क्योंकि मैंने क्या कहा, यहां डेल डैश की वैल्यू 8 है और पी की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 8 एनर्जी खर्च करनी है या 10 करनी है, तो मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट तो कम ही करूंगा। तो आप, ठीक है, एक कंसेप्ट ये, लेकिन आप इसको कंफ्यूज मत करो। आप तो ये ध्यान रखो कि जब ये वाली सिचुएशन हो, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो और ये स्प्लिटिंग कम हो, तो अब इस केस में इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमको एनर्जी खर्च करनी है 8, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन रखा तो मैंने ये वाली एनर्जी खर्च की जो कि कम है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहां रखूंगा तो पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि ज्यादा है, तो मैं कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को यहां रखूंगा। जब अपन कोई बिजनेस करते हैं तो हम देखते हैं ना, इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो, तो यहां पर ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट यहां पर कम हुआ, 8 इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी ये वाला इन्वेस्टमेंट हुआ, ये वाला नहीं हुआ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग करता तो मेरे को पी के बराबर एनर्जी देनी पड़ती जो कि ज्यादा है, और अगर मैं यहां इलेक्ट्रॉन रखता हूं तो डेल ओ डैश के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि कम है, इसलिए यहां इलेक्ट्रॉन रखूंगा। और अब आपसे कोई ऐसा कोई एक्सप्रेशन कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको ये चीज क्लियर कर लो, आप ये रट भी लो कि जब डेल ओ डैश कम हो तो हमको 1 2 3 4 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, ठीक है। और जब डेल ओ की वैल्यू ज्यादा हो पी से, तो पहले हम T2G को फुलफिल करेंगे, फिर EG को में नंबर आएगा। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ये वीक फील्ड का लिगेंड है, ये वीक फील्ड का कॉम्प्लेक्स है D4, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का D4 कॉम्प्लेक्स है और ये वीक फील्ड का D4 कॉम्प्लेक्स है। अब इस केस में इसका क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? T2G3 EG1, T2G3 EG1 लिखेंगे बेटा। ध्यान से देख लो, जो अभी लिखा हुआ है वो बोर्ड पे बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है। अब मैं इस तरह से, अगर ध्यान देना बेटा, अब मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर रहा हूं, तो अब मैं इसको एक बार हटा रहा हूं क्योंकि कुछ और अच्छे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो अब आपको ये फिक्स हो गया कि जब वीक फील्ड लिगेंड हो तो सिंपल वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बढ़ने हैं, पहले T2G फिर EG में जाएंगे। ये देखो, तो लिगेंड 4 ये लिखा हुआ है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, डेल्टा O की वैल्यू कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो हम उसको बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड्स। और ये हाई स्पिन क्या है अभी बता रहा हूं। और इसी तरह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, डेल O की वैल्यू ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान दो, ये आ गया। अब आप देखो, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये चीज एक बार समझते वक्त थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ये बहुत इजी है। अब मैंने क्या कहा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, तो ये D1 कॉम्प्लेक्स है, ये D2 कॉम्प्लेक्स है, ये D3 कॉम्प्लेक्स है, ये D4 है, ये D5 है, ये D6 है, D7 है, D8 है, D9 है, D10 है। तो ये हमारे पास सारे कॉम्प्लेक्स हो गए। ये वाला D1 कॉम्प्लेक्स हो गया, ये D2 कॉम्प्लेक्स हो गया, D3 हो गया, D7 हो गया, ठीक है, ये D9 हो गया। तो अब मैं वापस आ रहा हूं D1 कॉम्प्लेक्स से, लेकिन अभी कौन सा फील्ड ले रखा है अपन ने? स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। कौन सा ले रखा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स को देखिए, अब यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड D1 है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड ये है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। अब यहां पर देखो D1, ये D1 कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट वाला D1, ये D1, तो अब ये हो जाएगा
इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, T2G एंड EG। ठीक है, अब देखते जाओ बेटा, ये देखो ये D1, तो D1 में क्या हो जाएगा, T2G1 EG0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 और 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है हाफ। ठीक है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है हाफ। ठीक है, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होता है। बच्चे बोल देते हैं सर प्लस हाफ माइनस हाफ, बेटा इस प्लस हाफ और माइनस हाफ, प्लस इस ये प्लस और माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। प्लस तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, माइनस ये बताता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसीलिए कभी भी आपको स्पिन क्वांटम नंबर पूछे तो उसकी वैल्यू हाफ ही लिखोगे। प्लस हाफ क्लॉकवाइज, माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज। प्लस और माइनस का कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, डायरेक्शन सिग्निफिकेंस है। डायरेक्शन को बताता है, प्लस मतलब क्लॉकवाइज, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां पर स्पिन हो गया हाफ। तो आप देख लो T2G1 EG, T2G1 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, स्पिन हाफ। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब मैं अगर D2, अब मैं इसकी बात करूं D2 की, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी D2 यानी सेंटर मेटल केटायन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेंटर मेटल केटायन के d ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों यहां आ जाएंगे। अब इस केस में क्या हो जाएगा, T2G2 EG0, और स्पिन हो जाएगा, स्पिन कितने हो गए, हाफ प्लस हाफ, कितना हो गया 1। तो आप देख लो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, स्पिन हाफ। और अब अगर हम फिर देखें, अब आ जाता है T2G3, तो ये 3 हो गया। अब इस केस में क्या हो जाएगा, T2G3 और स्पिन क्या हो जाएगा, 3 बार हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1.5। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन का स्पिन हो गया हाफ। तो हम बोलेंगे D1 कॉम्प्लेक्स का स्पिन हाफ है, D2 का 1 है, D3 का ये है। अब क्या हो गया, अब इस केस में जैसे D4 आ गया, तो D4 आ गया, तो अच्छा ये बात भी क्लियर है कि एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल करते हैं, क्योंकि उनके मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं। तो जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, देखो ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन आते ही, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन ये तो 3 हो गए, 1.5। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा बेटा, ध्यान देना, मैं डिस्कस कर रहा हूं 2 मिनट। हाँ, अब ये देखो, अब ये हो गया D4 कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ये D4 कॉम्प्लेक्स बना तो 1 2 3 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है, या डेलो यानी इलेक्ट्रॉन को यहां डालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी है, या डेलो के बराबर एनर्जी देनी है कि जो भी ज्यादा है। और अगर मैं कम एनर्जी दूं, देखिए अगर इन्वेस्ट करूं, कम एनर्जी इन्वेस्ट करूं, यानी कम एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन यहां रखना है, यानी डेलो ज्यादा है तो ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, सीधी बात। अब इन दोनों ने एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर दिया, तो खाली हाफ और हाफ 1 रहा। अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, ये हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया T2G4, ये D4 कॉम्प्लेक्स, यानी ये वाला केस, स्पिन हो गया हमारे पास हाफ। अब इस केस में स्पिन हो गया 1, सॉरी D4 केस का देखो स्पिन 1 है। अब वापस मैं D5 कॉम्प्लेक्स में आया, D5 में आऊंगा तो ये D5 हो गया। D5 होते ही एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा, 1/2 होगा और T2G5 हो गया, T2G5 हो गया, EG0 रह गया। ठीक है, अब D6 में आया, इसमें आया तो ये तो 5 थे, अब ये 6 हो गए, अब ये D6 बन गया बेटा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 है तो ये 1 2 3 4 5 6 ये पेयरिंग हो गया और नेट स्पिन 0 हो गया। D6 में देखो मैंने रेड कलर से 0 0 लिख रखा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, स्पिन भी 0। ठीक, स्पिन भी 0। अब ये लो स्पिन और हाई स्पिन क्यों कहते हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूं, पहले आपको जो मैं समझा रहा हूं उस पर फोकस करो, कोई पॉइंट नहीं छूटता है। ठीक है, लेकिन हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो उसी समय समझ में आता है, इसलिए उसी समय में बताऊंगा। अब D7 देखो, कंपैरिजन में समझ में आएगा ये। D7 में क्या हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो ही गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो फुल भर गए, अब तो हमारी मजबूरी है ऊपर इलेक्ट्रॉन रखना।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 3, ये 6 और 0, सॉरी 6 और 1। अब ये हो गया T2G6 EG1, ये रहा 7 वाला, ये रेड जिसपे रेड एरो कर रखा है। अब इसमें देखो वापस 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, स्पिन हो गया हाफ। अब T2G, अब वापस आ गया D8, ये D8। अब ये D8 आते ही वापस दोनों की एनर्जी सेम है तो 1-1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब ये 1-1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब इसमें EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 हो गए, तो यहां कर दो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, हाफ और हाफ कितना हो गया? 1। तो ये D8। अब D9, ये D9 में यहां पर क्या हो जाएगा? 3, और स्पिन खाली कितना रह जाएगा? हाफ, क्योंकि एक ही अनपेड है। और D10, ये D9 था बेटा, ठीक है। अब ये D10 देखो, D10, ये D10 में स्पिन हो गया 0, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ये D10, ये लास्ट वाला D10 देखो। तो यहां पर देखो हमने एक कुछ जो कंक्लूजन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर आप देख लो, ये दोनों कॉम्प्लेक्स में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जहां मैंने रेड फॉन्ट से 0-0 किया है। तो इसका मतलब D6 और D10 ये ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हो गए डायमैग्नेटिक। और अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, 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 डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो आप क्या देख रहे हो? स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो है वो केवल D6 डायमैग्नेटिक और D10, बाकी सब पैरामैग्नेटिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गया कि कौन से कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कौन सा कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होते हैं? तो D6 और D10 वाले। D6 और D10 वाले डायमैग्नेटिक है जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। D6 और D10 वाले डायमैग्नेटिक है जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, बाकी सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो पैरामैग्नेटिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली ये वाले कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हैं, एक्सेप्ट D6 और D10। स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी हाई स्पिन लो स्पिन हम डिस्कस करेंगे, मैं भूला नहीं हूं, ठीक है। अब अपन एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड के बाद एक बार वीक फील्ड को डिस्कस कर लेते हैं। तो वीक फील्ड को डिस्कस करते हैं। वीक फील्ड को डिस्कस करने के लिए सीधी बात है, जो वीक फील्ड का रहेगा वो ये रहा टेबल वीक फील्ड का। अब वीक फील्ड में देखो, वीक फील्ड में जो स्प्लिटिंग है वो कम होगी। वीक फील्ड की जो स्प्लिटिंग है वो कम है, और वीक फील्ड की स्प्लिटिंग कम है तो ये ऊपर हो गया T2G, नीचे हो गया T2G, ऊपर हो गया EG, ये तो हो गया T2G और ये हो गया EG, ठीक है। तो यहां पर जो डेल O डैश है वो कम है, किससे? पेयरिंग एनर्जी से, यानी यहां इलेक्ट्रॉन नॉर्मल ट्रेड से चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो गैप है वो डेल O है, ठीक है। अब देखो बेटा, डेल O डैश कम है, P ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पर भी वापस वही वाली केस आ गया, सारे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कहां से कहां तक चलेंगे? D1 से लेके D10 तक, और यहां पर हो जाएगा T2G और EG, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको ब्लू कर देता हूं, ये EG, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? स्टार्ट करते हैं D1, यहां पर D1 लिखा हुआ ही है, ठीक है, और यहां पर D1 लिखा हुआ है, इसको हटा दो। अब देखो वीक फील्ड लिगेंड, अब
अब हम बात कर रहे हैं वीक फील्ड की। हम बात कर रहे हैं वीक फील्ड चल रहा है हमारा, स्पिन की वैल्यू यहां लिखता जाता हूं मैं, ठीक है, और इधर लिख देता हूं T2G और EG। ध्यान दो बेटा, देखते जाओ, ये D1 तो ये D1 आ जाएगा, T2G 1 EG 0, स्पिन हाफ, फर्स्ट कंप्लीट हो गया ये फर्स्ट वाला, ठीक है। अब आप सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या हुआ, D2, सेकंड वाला ये रहा D2, ये देख रहा हूं मैं, D2 में दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1, ठीक है। और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया T2G2, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, पैरामैग्नेटिक, स्पिन हाफ, हाफ इक्वल्स टू 1, दो बार हाफ और हाफ 1। D3 कॉम्प्लेक्स ये वाला, D3 कॉम्प्लेक्स में क्या आया, D3 कॉम्प्लेक्स के अंदर ये 3 तीन बार हाफ आ गया, यानी डेड आ गया 1, ठीक है। स्पिन बढ़कर लगातार स्पिन बढ़ता जा रहा है। D4 कॉम्प्लेक्स, ये रहा D4 कॉम्प्लेक्स, 1 2 3 4, अब यहां पर वापस चेंज होगा बेटा, यहां पर ये ध्यान रखो, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, मैंने क्या कहा, जब वीक फील्ड है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG में आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, पेयरिंग एनर्जी की ज्यादा है, तो हम यहां इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कम एनर्जी खर्च करनी है, यहां पर डेल ओ डैश के बराबर खर्च करनी है, जबकि यहां आना है तो पी के, तो पी ज्यादा है किससे, डेल ओ से, तो इसीलिए डेल ओ अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन यहां रखेंगे। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा D4 का 1 2 3 4, D3 1, यानी ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब देख लो, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4, तो 4 बार हाफ हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। D5 की बात करूं, ये D5 की बात करूंगा तो यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा 2, तो ये अब हो गया मेरा ये वाला D5। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो आप देखो, और अब यहां पर स्पिन बढ़कर 5 बार हाफ हो गया, यानी हो गया 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 तो स्पिन देखो यहां ज्यादा है, यहां स्पिन हाफ से 2.5 तक गई, अब वापस स्पिन कम होने लग जाएगी, अब आ रहा है D6, अब आ रहा है D6, यानी इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं, D6 में क्या हो जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, और ये अब इन दोनों में फिर यहां लोअर एनर्जी है, तो अब क्या हो जाएगा, अब एक हो जाएगा माइनस और टोटल हो गया 2, क्योंकि ये तो इसका कैंसिल हो गया। अब सीधी बात है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 4, 1 2 3 4, देख लो ये 4 लिखी हुई है, ठीक है। और अब स्पिन कितना हो जाएगा, हाफ 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 2। अब आता है D7, ये वाला D7 आ जाएगा, इसके लिए बात कर रहा हूं। D7 में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये 7, अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए 3 हो गए, ठीक है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए 3 हो गए, और ये स्पिन हो गई ये, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया T2G4 और ये T2G5, सॉरी, ठीक है, यहां चेंज नहीं कर रहा हूं तो यहां लिखा हुआ बेटा। अब ये हो गया हमारा कौन सा, D7 कॉम्प्लेक्स, D7 वीक। ये अभी जो आप बोर्ड पे देख रहे हो वो क्या देख रहे हो, अभी बोर्ड पर देख रहे हो आप D7, अभी आप बोर्ड पर क्या देख रहे हो, अभी आप बोर्ड पे देख रहे हो D7 वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, जिसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन T2G में है और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन EG में है, इस वजह से 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन स्पिन हो गया हाफ, और ये D7 हो गया। अब अगर मैं D8 पर आ जाऊं, अब मैं अगर किस पे आ जाऊं, D8 पे आ गया, यानी इस पे आ गया, D8 मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो अब एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ जाएगा, तो यहां हो गया T2G6 EG2, ये D8 वीक फील्ड हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हैं, स्पिन हो गया हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ,
पैरामैग्नेटिक है। अब अगर मैं D9 की बात करूं, मतलब इसकी बात करूं, ठीक है, तो यहां पर D9 में ये हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, अब यहां 6 फुल हो गए तो अब यही आएगा इलेक्ट्रॉन, ये D9 वीक फील्ड हो गया, D6 है और ये D3 हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 1, स्पिन हो गया हाफ, D9। अब मैं वीक फील्ड D10 की बात करूं तो यहां हो जाएगा 4, ये 10, ये फुल भर गया, स्पिन हो जाएगा 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0 और ये डायमैग्नेटिक हो गया। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर। ये तो अब हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे। देखो बस 5 मिनट और क्लास लूंगा मैं, बस फिर नया टॉपिक है, बाद में चालू करेंगे। अब देखो ये हो गया हमारा वीक फील्ड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो वीक फील्ड अभी जो हमने देखा, तो वीक फील्ड में हमने क्या देखा, वीक फील्ड को हम हाई स्पिन क्यों कह रहे हैं, तो मैंने ये बोला था, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड को हम लो स्पिन क्यों बोल रहे हैं, तो कंपैरिजन से समझ में आएगा। देखो वीक फील्ड में स्पिन हाफ से लेके 2, देखो स्पिन की वैल्यू कहां ज्यादा है, हाफ 1, 1.5, 2, 2.5, मैक्सिमम 2.5 हो गई। तो यहाँ स्पिन यहाँ ज्यादा है देखो, और यहाँ स्पिन कम है। देखो इधर हाफ हाफ, 1, 1, 1.5, 1.5। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर मैक्सिमम स्पिन कितना आ रहा है, वो ये रहा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम स्पिन कितना है, ये रहा, तो आपसे ये कोई, और यहां मैक्सिमम स्पिन कितना है, यहां देखो, यहां स्पिन ज्यादा है, ठीक है, जैसे यहां 1.5 है तो इसका 1 है। देखो D1 में D1, D2, D3 इन तीनों के तो स्पिन सेम है। D4 का स्पिन यहां 2 है और यहां स्पिन 1 है। तो स्पिन कहां ज्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है। तो वीक फील्ड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 से 5 तक इंक्रीज होते हैं, उसके बाद फिर डिक्रीज होते हैं, 1 से 5 तक इंक्रीज होते हैं, फिर डिक्रीज होकर 0 हो जाते हैं। और यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 3 है। तो जहां ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वहां स्पिन भी ज्यादा होगी। तो इसीलिए इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब जिन कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है या होते हैं। तो देखो यहां पर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 से 5 तक जाते हैं, या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 1 to 3 जाते हैं, इसीलिए ये रेड फॉन्ट कर रखे हैं मैंने। तो समझ में आ गया, हाई स्पिन मतलब मोर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लो स्पिन मतलब कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्पिन कम आती है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 3 होते हैं। तो यहां पर जो मैक्सिमम स्पिन है वो 1.5 है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर हाईएस्ट स्पिन की वैल्यू कितनी है, 1.5। स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। ये क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव में कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स में हाईएस्ट स्पिन कितना बनता है, 1.5। स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 3, क्योंकि देखो 3 से ज्यादा कहीं नहीं है। वीक फील्ड में हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 5, D5 में, ठीक है। वीक फील्ड में मैक्सिमम स्पिन कितना आता है, 2.5। वीक फील्ड में मैक्सिमम स्पिन कितना आता है, 2.5। तो इसीलिए यहां स्पिन की वैल्यू ज्यादा है तो हाई स्पिन बोलेंगे। एक और फाइनल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, टोटल मिला के अगर हम देखें तो 1, 2, ये 10 है, ये देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वीक फील्ड के कॉम्प्लेक्स हैं, 10 स्ट्रॉन्ग फील्ड के कॉम्प्लेक्स हैं। टोटल बोर्ड पे आप 20 कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, उसमें से 10 वीक फील्ड के हैं, 10 स्ट्रॉन्ग फील्ड के हैं। लेकिन इन 20 में से केवल 3 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं, D6, ये रहा D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये है D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड, और D10 वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, लास्ट वाला तो D10 है। और ये है, ये तो क्लियर है, ये था हमारा D1, ये D2, ये D3, ये D4, ये D5, ये D6, ये D7, ये D8, ये D9 और ये D10, ठीक है। तो आप इसको देखो, ये वाला, तो
कुल मिला के आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे? इन 20 कॉम्प्लेक्स में से स्ट्रॉन्ग फील्ड में D6 और D10, स्ट्रॉन्ग फील्ड में D6 और D10 में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं, इसलिए ब्लू फॉन्ट कर रखे हैं, 0 0 बड़े कर रखे हैं। तो D6 और D10 डायमैग्नेटिक हैं, बाकी सब पैरामैग्नेटिक, ये सब के सब पैरामैग्नेटिक हैं। केवल कौन से डायमैग्नेटिक हैं? D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड में, D10 स्ट्रॉन्ग फील्ड में और D10 वीक फील्ड में। यानी टोटल 20 में से 17 कॉम्प्लेक्स तो पैरामैग्नेटिक है, 3 कॉम्प्लेक्स D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड, D10 स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, ये 3 डायमैग्नेटिक हैं। तो अब अगर आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि जनरली कॉम्प्लेक्स आर पैरामैग्नेटिक, जनरली एक्सेप्ट D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड और D10 स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड में। तो इस तरह से हमने अब कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी मैंने हाईलाइट किए। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, CFT की अदर एप्लीकेशंस जैसे कलर, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने जिस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या देखा? स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड देखा, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड देखे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड 2 तरह के होते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा वीक फील्ड के होते हैं, हाई स्पिन के होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा वीक फील्ड के होते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं, इसका रीजन सीधी बात बता दूं मैं कि ये मेरे पास d ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तो ये d ऑर्बिटल से d जनरेट, और अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक, और ये मेरा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब मैं वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो कम होती है, डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम होती है, और यहां पर जो डेल ओ की वैल्यू है, डेल ओ की वैल्यू है वो ज्यादा है। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। ये T2G और ये EG, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें उल्टा हो जाता है, EG लोअर है, T2G हायर है, ठीक है। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ध्यान से देखो, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस फिर क्लास ओवर हो रही है। टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर 4 लिगेंड्स का, यहां पर तो 4 लिगेंड्स का होता है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो इसके लिए जो डेल्टा टी है वो कम होता है, और इसके लिए जो डेल्टा ओ है वो वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड्स का फील्ड इफेक्ट की वजह से स्प्लिटिंग बढ़ जाती है। तो डेल्टा ओ वाली, इस वाली यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो 2 तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, 2 तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। एक जो मैं दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स जो अभी मैं डिस्कस कर चुका, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन टेट्राहेड्रल, ऑल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर वीक फील्ड लिगेंड, मतलब हाई स्पिन के होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड मतलब हाई स्पिन के होते हैं। इसके अंदर, यहां पर टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होगा? टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड्स हैं, तो वो स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो टेट्राहेड्रल केस में, ठीक है, टेट्राहेड्रल केस की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, दोनों ही केस के अंदर क्या होगा? ये EG और ये T2G,
Eg और T2G, ध्यान दो बेटा, T2G और Eg, और यहां पर इन दोनों के बीच में जो डेल्टा T है वो हमेशा कम होगा किससे? पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, ये फॉर बोथ दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, फॉर बोथ, ऑलवेज, हमेशा ये होगा, ऑलवेज फॉर बोथ। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें D1 है, इसका D1 ये होगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड का हो चाहे वो वीक फील्ड का हो। इसका D2 ये होगा, इसका D3 ये होगा, इसका D4 ये होगा, इसका D5 ये होगा, इसका D6 ये होगा, D7 ये होगा, D8, फिर D9, फिर D10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी जब D5 कॉम्प्लेक्स बनेगा तो D5 कॉम्प्लेक्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे। यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड का हो चाहे वीक फील्ड का हो, लेकिन वो हमेशा ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड भी उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं कर पाता है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग कम है। रीजन लिख देना, फॉर लिगेंड सफिशिएंट स्प्लिटिंग नहीं कर पाते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कलर, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, तो ये सारे पॉइंट के लिए हम नेक्स्ट क्लास तक वेट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।